क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और मलेशिया की ट्विन टावर्स जैसी कई बिल्डिंग्स को सैमसंग कंपनी ने बनाया है। जी हाँ, उसी सैमसंग कंपनी ने जिसका आप मोबाइल चलाते हैं। यह कंपनी शुरुआत में तो नूडल्स, मछली और सब्जियां बेचा करती थी, लेकिन आज यह कंपनी फाइटर जेट, जहाज, टैंक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इंश्योरेंस, फाइनेंस और केमिकल जैसे अलग अलग सेक्टर में भी काम करती है। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग सैमसंग को केवल उनकी टीवी, मोबाइल, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की वजह से ही जानते हैं, और जब रेडमी और रियलमी जैसे चाइनीज़ ब्रांड इंडियन मार्केट में दाखिल करते हैं तो सबको लगता है कि सैमसंग का हाल नोकिया जैसा होने वाला है, क्योंकि हमें इस कंपनी के रियल बिजनेस साइज के बारे में पता ही नहीं है। आज एंड्रॉयड को गूगल के बाद अगर कोई कंट्रोल करता है तो वह है सैमसंग। दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए सैमसंग के बिना एक स्मार्टफोन बनाना बहुत मुश्किल है, चाहे वह गूगल का पिक्सल फोन हो या एप्पल का आईफोन ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी कंपनी ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया। तो जीनियस एक्सप्लेनर के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सैमसंग कंपनी के बिजनेस एम्पायर की। यह है ली बियोंग चुल, जो साउथ कोरिया की एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने सिर्फ 28 साल की उम्र में सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की थी। अब आपको मैं ये बता दूं कि कोरिया में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, जहां 3 नंबर कोरिया में बिग और पावरफुल को शो करता है और स्टार का मतलब होता है एवरलास्टिंग। और आज बिग, पावरफुल और एवरलास्टिंग सैमसंग की पहचान बताने के लिए एक परफेक्ट वर्ड है। लेकिन शुरुआत में सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, जिसने धीरे धीरे अपने पूरे बिजनेस को साउथ कोरिया और आसपास की कंट्रीज में एक्सपेंड कर लिया था। सियोल शहर में उनका हेड ऑफिस था, और साल 1950 में नॉर्थ कोरिया से जब युद्ध शुरू हुआ तब उनका नाम साउथ कोरिया की टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनी में शामिल हो गया था। इसी वॉर की वजह से सैमसंग की असली कहानी की शुरुआत हुई। वॉर की वजह से उनको अपना ऑफिस सियोल से बुसान शिफ्ट करना पड़ा, और जैसे ही वॉर खत्म हुई ली ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का डिसीजन लिया और लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने पर काम करने लगे। कोरिया में गन्ने का उत्पादन काफ़ी लार्ज स्केल पर होता है, इसलिए सैमसंग ने शुरुआत एक शुगर रिफाइनरी से की और उसी के प्रॉफिट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इंटर कर गए, ताकि लोगों के लिए सस्ते कपड़ों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इस कंपनी ने कोरिया का सबसे बड़ा वूलन मिल स्टार्ट किया। दोस्तों, सैमसंग के डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को डूबने से बचा लिया, इसलिए ली ने इस स्ट्रेटेजी को और भी एग्रेसिवली फॉलो करना शुरू कर दिया और अलग अलग फील्ड में अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने लगे। सैमसंग ने अपने कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी खोले, इंश्योरेंस बिजनेस में भी इंटर कर गए। आज की डेट में सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इन सभी बिजनेस एक्सपेंशन से सैमसंग के पास इतना पैसा आने लगा कि ली साउथ कोरिया के रिचेस्ट मैन बन गए। 1968 में सैमसंग बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में उतरने का फैसला लिया, और 1 साल के भीतर ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया, जो था 12 इंच का एक ब्लैक एंड वाइट टीवी। और अगले कुछ ही सालों में सैमसंग दुनिया की नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरर भी बन गई। इस सक्सेस ने सैमसंग को और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मोटिवेट किया। सैमसंग ने 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर, 1981 में कलर टेलीविज़न और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर को भी लॉन्च कर दिया। लेकिन उन्हें जल्द ही महसूस हुआ कि इन सारे प्रोडक्ट्स आइटम के छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उन्हें किसी दूसरी कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए उसने एक सेमीकंडक्टर कंपनी को ही खरीद लिया और अपने लिए खुद ही पार्ट्स बनाने लगे, और फिर आगे अपने सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर इसे ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करने लगे। आज एप्पल भी अपने फ़ोन में सैमसंग की मेमोरी चिप यूज़ करता है। इसके अलावा भी सैमसंग के कुछ ऐसे डिवीज़न हैं जिनके बारे में जानकर आप शॉक हो जाएंगे। सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज दुनिया के लार्जेस्ट शिप बिल्डर में से एक है। इनका एक दूसरा डिवीज़न है सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग, जो रोड, टनल, ब्रिज और काफ़ी बड़े बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही बताया था कि दुबई का बुर्ज खलीफा और मलेशिया की ट्विन टावर को सैमसंग ने ही बनाया है। इसके अलावा साउथ कोरिया की लार्जेस्ट थीम पार्क एवरलैंड, कई लग्जरियस होटल और एक पूरा टाउन सैमसंग ओन करता है, जिसे सैमसंग टाउन के नाम से जाना जाता है। अब शायद जो लोग सैमसंग को एक मोबाइल फ़ोन या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी समझते थे, वह मुश्किल से आइसबर्ग के ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा था। यहाँ अभी हमने नॉन प्रॉफिट फाउंडेशंस का तो जिक्र भी नहीं किया।
जिसमें सैमसंग की यूनिवर्सिटी और मेडिकल सेंटर शामिल है। जी हाँ, सैमसंग मेडिकल सेंटर। अब एक यंग एंटरप्रेन्योर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, अपने बिजनेस को अलग अलग मार्केट में डाइवर्सिफाई करता है। कोई रुकावट नहीं, कोई चैलेंज नहीं, और बहुत ही कम समय में एक मल्टी बिलियन एम्पायर खड़ा कर देता है। सुनने में यह स्टोरी एक इनक्रेडिबल बिजनेस सक्सेस की तरह लगती है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है दोस्तों। इसकी सक्सेस के पीछे की कहानी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो चलिए इस सक्सेस जर्नी के डार्क साइड को भी समझते हैं। वॉर के बाद साउथ कोरिया की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुक चुका था। कोरियन प्रेसिडेंट अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने बड़े कोरिया ग्रुप्स को सपोर्ट करने का फैसला लिया, लेकिन सपोर्ट करने का यह तरीका बिल्कुल गलत था। सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे बड़े बिजनेसेस को आसान शर्तों पर लोन दिया गया, टैक्सों में रियायत दी गई ताकि उनका बिजनेस एम्पायर बड़ा हो और देश की इकोनॉमी भी ग्रो कर सके। यहाँ तक कि सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में एंटर किया तो कोरियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पर लगने वाले टैक्स को 50% तक रिड्यूस कर दिया, और उनको कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जापान और कई देशों को साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचने पर ही बैन लगा दिया, और कंज्यूमर्स को सैमसंग का प्रोडक्ट लेने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे तमाम फायदे सैमसंग को पहुंचाए गए, जिसकी वजह से वह अपने कंपटीटर्स से काफी आगे निकल गया। और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो वॉर के बाद मिलने वाले अमेरिकन रिलीफ फंड को भी सैमसंग के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, और यह सब कुछ हो पा रहा था सैमसंग के फाउंडर ली की वजह से, जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने के खिलाड़ी माने जाते थे और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के अच्छे दोस्त थे। इस दोस्ती की वजह से सैमसंग को हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। बाकी कंपनीज की तरह सैमसंग के ऊपर कोई एक्सपोर्ट लिमिट नहीं थी। एक्सपेंशन में उनको कभी भी फंड की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि सरकारी बैंक्स के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहते थे। हालांकि सैमसंग के फास्ट ग्रोथ से कोरिया की इकोनॉमी को भी बहुत फायदा पहुंचा, खासकर एम्प्लॉयमेंट के रूप में काफ़ी लोगों को नौकरियां मिलने लगी। लेकिन छोटे छोटे कोरियन बिजनेसमैन बर्बाद होने लगे, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी गवर्नमेंट सपोर्टेड सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी के सामने कैसे टिक सकती थी। सैमसंग इतनी पावरफुल हो गई कि वह जिस भी फील्ड में एंटर करते थे उसमें दूसरे बिजनेस को तहस नहस करने की ताकत रखते थे, और इस तरह साउथ कोरिया की इकोनॉमी जाने अनजाने में एक ही कंपनी पर ज़्यादा निर्भर हो गई। सैमसंग साउथ कोरिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज में हैवीली इन्वॉल्व था, और साल 2014 में तो साउथ कोरिया के कुल जीडीपी में 70% अकेले सैमसंग का कंट्रीब्यूशन था। एलजी और हुंडई की कहानी भी कुछ मिलती जुलती थी, लेकिन सैमसंग उनमें सबसे बड़ा था। पूरे कोरिया बिजनेसमैन एम्पायर को जिस तरह कुछ गिनी चुनी कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया, उससे साउथ कोरिया का ज्यादातर पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस 2-3 बिजनेस फैमिलीज के कंट्रोल में चला गया था। साल 1987 में ली की डेथ के बाद उनके बेटे ली कुन ही ने उनकी जगह संभाल ली, जिनके समय में सैमसंग और गवर्नमेंट का रिलेशन और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। 1996 में उनके ऊपर फॉर्मर प्रेसिडेंट को रिश्वत देने का आरोप लगा, लेकिन सैमसंग की गवर्नमेंट कनेक्शन की वजह से तत्कालीन प्रेसिडेंट ने उन्हें किसी भी एक्शन के बिना माफ कर दिया। ऐसी ही घटना साल 2008 में हुई, जिसमें ली कुनी को टैक्स चोरी और एक घोटाले में दोषी पाया गया, और उन्हें अपने पद से हटाने के साथ ही 3 साल की सजा भी सुना दी गई। लेकिन अगले साल उस समय के प्रेसिडेंट ने उनकी सजा को माफ कर दिया, फिर से वे सैमसंग के अध्यक्ष बन गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे आप सैमसंग और कोरियन गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद भी अपने बेटे ली जियोंग को सैमसंग का हेड बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के आरोप भी उनके ऊपर लगे। फिर उनके बेटे लियोंग जी भी दोषी पाए गए, लेकिन किसी पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाना गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में बताए गए सैमसंग की सक्सेस जर्नी का बैकग्राउंड भी आपको समझ में आ रहा होगा। सैमसंग की हिस्ट्री में हुए एक इंसिडेंट का जिक्र करना भी जरूरी है, जिसने उसकी रेपुटेशन और मार्केट शेयर को हिलाकर रख दिया था। यह बात है 2016 की, जब सैमसंग की नोट 7 सीरीज के मोबाइल फोन्स में ब्लास्ट की खबरें आने लगी। पूरी दुनिया की मीडिया में फोन एक्सप्लोजन की खबर हेडलाइन बन गई, यहाँ तक कि एयरलाइंस में इस फोन को बैन कर दिया गया। सैमसंग के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि फ़ोन के प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा और मार्केट में अवेलेबल फ़ोन्स को भी रिकॉल करना पड़ा, जिसकी वजह से सैमसंग को $5 बिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी ने उस समय एक्सप्लोजन की वजह मोबाइल की बैटरी को बताया, लेकिन बाद में यह सच्चाई निकलकर सामने आई कि एप्पल से कम्पीट करने के लिए एक फीचर रिच स्मार्टफोन की ज़रूरत थी, जिसे सैमसंग ने डिज़ाइन टीम और इंजीनियर से जल्दीबाजी में तैयार करवाया था। बिना प्रॉपर टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल के एक डेंजरस फ़ोन को मार्केट में उतार दिया था। हालांकि इन सभी कंट्रोवर्सी और बेड प्रैक्टिस के बाद भी सैमसंग सक्सेसफुल होता चला गया और एक के बाद एक लगातार अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पेश करता रहा, जिससे उसकी मार्केट साइज, रेवेन्यू और दुनिया में उसकी पकड़ बढ़ती गई।
इसलिए कुछ सालों में सस्ते और फीचर रिच चीनी स्मार्टफोन्स के इंडिया में आने से सैमसंग के मार्केट शेयर कुछ तो कम हुआ, लेकिन करंट सेंस फिगर बताते हैं कि लोगों का प्यार अब चीनी फ़ोन से कम हो रहा है और एक बार फिर सैमसंग जोरदार बाउंस बैक करने वाला है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो।